स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। प्लांट फिजियोलॉजी हम पढ़ रहे थे जिसमें कि फोटोसिंथेसिस मेनली उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो हर एक लेक्चर में एक स्मॉल टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट देखो, अगर आपने अभी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं फोटोसिंथेसिस के तो शायद आपको ये लेक्चर उतना क्लियर ना हो, तो इससे पहले के लेक्चर भी आप देख लें। फोटोसिंथेसिस जब से हमने स्टार्ट किया स्पेशली वहाँ से तो देख लें, अपलोडेड हैं लेक्चर्स, और उसके बाद आपको ज़्यादा क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, अभी ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होता है वो क्या है एक्चुअल में? वो एक ऐसी चेन है जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं। जैसे सपोज करिए आप इस तरीके से एक चेन बनी, वो चेन ना होती है डाउनहिल जर्नी में। मतलब डाउनहिल जर्नी समझ रहे हो आप? जैसे कि यहाँ से अगर स्टार्ट हुई और इस पॉइंट तक आना है यहाँ तक, तो ऐसे डाउनहिल, ये दिस वे, ओके। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कैरियर होगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कैरियर होगा, सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं जो कि क्या करते हैं, डाउनहिल इलेक्ट्रॉन को मूव कराते हैं। इस कैरियर से इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, फिर इसके पास से आगे वाले के पास, ऐसे करके एक के बाद एक कैरियर के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पास होते रहेंगे। और हर एक स्टेप पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कैरियर है जो इलेक्ट्रॉन को आगे ले जा रहा है, हर एक स्टेप पे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। वो एनर्जी क्या करेगी, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट करेगी, और जैसे ही ये प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट होगा एटीपी सिंथेसिस होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, तो ये इसकी पाथ क्या है, कौन से रास्ते से ये इलेक्ट्रॉन्स आगे 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 फ्लो कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे हम कहते हैं कि ये जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है ये टू टाइप्स का है। या तो ये नॉन साइक्लिक है, मतलब जब इलेक्ट्रॉन की पाथ जो है वो नॉन साइक्लिक है, और या फिर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है। क्या वो डिटेल्स में हम पढ़ते हैं अभी कि ये एक्चुअल में होते क्या है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक में क्या होता है, दोनों ही फोटो सिस्टम यूज होते हैं। फोटो सिस्टम 1 भी यूज होता है, फोटो सिस्टम 2 भी यूज होता है। ये फोटो सिस्टम एक सीरीज में काम करते हैं। सबसे पहले फोटो सिस्टम 2 में होती है प्रोसेस, उसके बाद फोटो सिस्टम 1 में होती है प्रोसेस। दोनों फोटो सिस्टम आपस में किस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। यानी कि एक फोटो सिस्टम, यानी कि सपोज करो आप यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे मैं बताऊं कि अगर एक फोटो सिस्टम है, यहाँ पे दूसरा फोटो सिस्टम है, तो आपस में कनेक्टेड कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जैसे यहाँ से गए इलेक्ट्रॉन डाउनहिल यहाँ तक, तो यहाँ पे बीच में पूरी इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट चेन थी जिसके थ्रू ये दोनों फोटो सिस्टम कनेक्टेड थे, ठीक है। एटीपी और NADPH प्लस H आयन ये इलेक्ट्रॉन फ्लो के वजह से सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि सबसे पहले फोटो सिस्टम 2 में मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, फोटो सिस्टम 2 जो होता है 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो जो P680 मॉलिक्यूल है वो ये 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, रेड लाइट को, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाएंगे फोटो सिस्टम 2 में। जब ये इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं तो ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स जो है इनको ये कहाँ जाते हैं, एक प्राइमरी एक्सेप्टर के पास जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, उस एक्सेप्टर मॉलिक्यूल के पास ये जाएंगे। उसके बाद ये कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ साइटोक्रोम, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वहां पर चले जाएंगे। वहां पे क्या है, साइटोक्रोम्स, जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को आगे आगे कैरी करेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कैसे होगा, डाउनहिल, नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे ऑन अ रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल। अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, फोटो सिस्टम 1 के पिगमेंट्स के पास चले गए। अभी तक ये फोटो सिस्टम 2 की कहानी चल रही थी कि वहां पे लाइट को एब्जॉर्ब किया, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए, वो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल के पास गए, वहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में गए, फिर डाउनहिल मूव किया। डाउनहिल मूव करने के बाद वो कहाँ पर आ गए, वो इलेक्ट्रॉन्स आ गए फोटो सिस्टम 1 के पिगमेंट्स के पास। और जैसे फोटो सिस्टम 1 पे आए तो एज इट इज आए, बीच में कोई इलेक्ट्रॉन्स यूज नहीं हुए, विदाउट बीइंग यूज्ड, ठीक है। अब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स फोटो सिस्टम 1 पे आ गए तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शन सेंटर पे होंगे, फोटो सिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर पे, वो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाएंगे।
कब एक्साइट होंगे? जब वो वेवलेंथ 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, तब फोटोसिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर के इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे। फिर ये इलेक्ट्रॉन्स जब एक्साइट हो गए तो ये फर्दर कहाँ ट्रांसफर होंगे? किसी एक एक्सेप्टर मॉलिक्यूल के पास, जिसका रिडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा है। अभी आपको ये फिगर में भी दिखाऊंगी, तो फिगर के थ्रू मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगी, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स जो है एक्सेप्टर मॉलिक्यूल के पास गए, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स फिर से डाउनहिल मूव करेंगे। जब डाउनहिल मूव करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स किसके पास पहुंच जाएंगे? NADP के पास। और जैसे ही उसके पास इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे वो कन्वर्ट हो जाएगा NADPH प्लस H आयन। समझ में आ गया? ये देखिए, एक बार फिर से हम फिगर के थ्रू समझते हैं। जैसे ही ये था फोटो सिस्टम 2। सबसे पहले मैंने बताया फोटो सिस्टम 2 वर्क करता है और फिर फोटो सिस्टम 1 वर्क करता है, सीरीज में काम चलता है। जैसे ही लाइट आई, कितने नैनोमीटर की लाइट आई? 680 नैनोमीटर की लाइट आई। वो यहाँ पर गई, कहाँ पर गई? फोटो सिस्टम 2 के लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पे गई। अब यहाँ पे जो लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स थे उन्होंने इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो गए। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स में एक्साइटेशन होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे? ऊपर की तरफ किसी एक एक्सेप्टर मॉलिक्यूल के पास चले जाएंगे। एक्सेप्टर मॉलिक्यूल जो होता है उसके पास। जब एक्सेप्टर मॉलिक्यूल के पास गए तो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल ने क्या किया? उसको आगे इलेक्ट्रॉन्स को पास कर दिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आएंगे तो क्या होगा? यहाँ पे मैंने आपको बताया था बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को आगे 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 कैरी करते ले जाते हैं और कहाँ तक पहुंचा देते हैं? फोटो सिस्टम 1 के लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स तक पहुंचा देते हैं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कैरियर्स के थ्रू पास हो रहे थे तो उस टाइम पे क्या हो रहा था? ATP का प्रोडक्शन हो रहा था। ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके ATP प्रोडक्शन हो रहा था जब इलेक्ट्रॉन्स इस ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू पास कर रहे थे। अब क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पहुंच गए, अब देखो फोटो सिस्टम 1 में क्या होता है? फोटो सिस्टम 1 में भी लाइट आई। कितने नैनोमीटर की? 700 नैनोमीटर की लाइट आई। इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए। एक्साइट होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स जो है ऊपर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल के पास चले गए। फिर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स के पास से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे? NADP के पास चले जाएंगे। वो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा NADPH का प्रोडक्शन हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि कैसे ATP का प्रोडक्शन हो रहा है और कैसे NADPH का प्रोडक्शन हो रहा है। होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि ATP का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है और NADPH का। इस तरीके से लाइट आती है, फोटो सिस्टम वर्क करते हैं और इस तरीके से फिर प्रोडक्शन हो जाता है इन ऐसी मिलिट्री पावर्स का। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जब यहाँ पे लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए थे और वो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल के पास चले गए थे, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे ना, क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स ऊपर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल के पास चले गए। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स कम हुए वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे रिप्लेस हो पाएंगे? बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल जो होता है H2O, वो स्प्लिट होता है, वो टूटता है। किसमें? 2 इलेक्ट्रॉन्स में, 2 प्रोटॉन्स में और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। और इसकी हेल्प से फिर ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये वापस मिल जाते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग भी इसी प्रोसेस से एसोसिएटेड है, ताकि वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक्साइट हुए थे उनको हम रिप्लेस कर पाए। तो कैसे होता है? देखो पहले जेड स्कीम किसको बोलते हैं? कई बार क्वेश्चन में पूछते हैं जेड स्कीम। तो जेड स्कीम ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, जो भी आपने फिगर में देखा कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, फोटो सिस्टम 2 से स्टार्ट होता है। सबसे पहले फोटो सिस्टम 2 से कहाँ जाते हैं? ऊपर की तरफ प्राइमरी एक्सेप्टर जहाँ था। देखो फोटो सिस्टम ये 2 है, यहाँ पे यहाँ से क्या ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, अपहिल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। उसके बाद क्या होता है? फिर डाउनहिल चलते हैं नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। उसके बाद क्या होता है कि जो एक्साइटेशन ऑफ ये जो इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन हो रहा है, फिर उसको एक्सेप्टर मॉलिक्यूल के पास ट्रांसफर कर रहे हैं। फिर वो दोबारा से एक्सेप्टर मॉलिक्यूल के पास से नीचे डाउनहिल आ रहा है NADP के पास। फिर NADPH प्लस H आयन का प्रोडक्शन हो रहा है। तो इसी को जेड स्कीम बोला गया है। इसी को क्या बोला गया है? जेड स्कीम। ये जेड स्कीम क्यों बोला गया है? क्योंकि जब सारे के सारे कैरियर्स को आप एक सीक्वेंस में रखोगे ना अकॉर्डिंग टू देयर रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल, तो जो शेप फॉर्म होगी वो जेड शेप फॉर्म होगी। ठीक है, इसीलिए इसको जेड स्कीम बोला गया है कि जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैरियर्स, तो जेड शेप फॉर्म होती है। और इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को जब आप देखते हैं कि सीक्वेंस में रखे, तो इसीलिए जेड स्कीम बोला गया है। वाटर की स्प्लिटिंग मैंने आपको बता दिया क्यों होती है, क्योंकि जो फोटो सिस्टम 2 से जब लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स वहां से रिमूव हुए थे, एक्साइट होके ऊपर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल के पास चले गए थे, उन इलेक्ट्रॉन्स को रिप्लेस करना जरूरी है। तो वो कैसे रिप्लेस होंगे? जब वाटर की स्प्लिटिंग होगी।
और वाटर स्प्लिटिंग जो कॉम्प्लेक्स होता है वो फोटोसिस्टम 2 से एसोसिएटेड होता है, ठीक है। यानी कि फोटोसिस्टम 1 में नहीं होता वो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, फोटोसिस्टम 2 में ही होता है। और फोटोसिस्टम 2 कहाँ पर होता है? थाइलेकॉइड्स की इनर वाली साइड में। तो जैसे ही वाटर स्प्लिट होगा तो जो प्रोटॉन्स और ऑक्सीजन है और इलेक्ट्रॉन्स, ये 3 में होगा, तो जो प्रोटॉन्स और ऑक्सीजन फॉर्म हो रहे हैं वो तो थाइलेकॉइड के ल्यूमन में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में ही तो प्रेजेंट था ये वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। तो मेम्ब्रेन से जैसे ही वो स्प्लिट हुए, दो चीजें तो अंदर ल्यूमन में चली गई, ठीक है। और जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई उसको हम मानते हैं इट इज द नेट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो वापस से यूज हो गए उस प्रोसेस में। सो ये थी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर का कॉन्सेप्ट, आपको होप की समझ में आ गया होगा। अब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में बात करते हैं। नॉन साइक्लिक तो आपने अभी पढ़ लिया, जितना ये कॉन्सेप्ट था ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन था। अभी हम साइक्लिक के बारे में पढ़ेंगे। मतलब देखो, इस प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है, सिर्फ, ठीक है। और ये प्रोसेस होता कहाँ पे है? स्ट्रोमा लैमेलियाई की मेम्ब्रेन में होता है। ये फोटोसिस्टम 1 जो है ये स्ट्रोमा लैमेलियाई की मेम्ब्रेन में है। अभी जस्ट मैंने बताया था फोटोसिस्टम 2 कहाँ पे था? थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में। जब ये फोटोसिस्टम 1 ही सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल हो रहा है तो फिर इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स का सर्कुलेशन है वो सिर्फ उसी फोटोसिस्टम में होगा, फोटोसिस्टम 2 के पास तो जाएगा ही नहीं, ठीक है। और फोस्फोराइलेशन क्यों कैसे हो पाएगा? ड्यू टू साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये जो मेम्ब्रेन या लैमेलाई है ग्रेना की, इसमें ग्रेना वाले में दोनों चीजें होती हैं, फोटोसिस्टम 1 और 2। और स्ट्रोमा लैमेलाई में फोटोसिस्टम 2 नहीं होता और एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम भी नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनएडीपी के पास नहीं पहुंच पाते, फोटोसिस्टम 1 के पास ही रह जाते हैं साइकिल बैक करके, ठीक है। और इसीलिए एनएडीपीएच का प्रोडक्शन नहीं होता। और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कब होगा? जब 6, क्योंकि फोटोसिस्टम 1 वर्क कर रहा है सिर्फ यहाँ पे, और 1 जो है वो कौन से वेवलेंथ की लाइट को अब्सॉर्ब करता है? 680 नैनोमीटर। सो सिर्फ इतनी लाइट पे, जैसे कि ये लाइट आई 680 नैनोमीटर की, 680 नैनोमीटर की लाइट आई, कहाँ पर आई? यहाँ पे इसके रिएक्शन सेंटर पे, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटो के एक्सेप्टर मॉलिक्यूल पे गए, सिर्फ और सिर्फ एक फोटोसिस्टम 1 काम करेगा, उससे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू वापस से आ जाएंगे उसके पास। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो हमें पता है कि एटीपी का प्रोडक्शन होता है। लेकिन क्योंकि फोटो सिस्टम 2 तो इसमें था ही नहीं और वापस से एनएडीपी के पास इलेक्ट्रॉन्स पहुंचे ही नहीं, तो एनएडीपीएच का प्रोडक्शन यहाँ नहीं होता। डिफरेंस यहाँ से पढ़ेंगे तो और ज्यादा आपको क्लियर होगा। जैसे कि साइक्लिक जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसमें सिर्फ और सिर्फ फोटोसिस्टम 1 काम करता है, नॉन साइक्लिक में फोटोसिस्टम 1 और 2 दोनों सीरीज में काम करते हैं। साइक्लिक के लिए क्या होता है कि एक्सटर्नल सोर्स इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन यहाँ पे आपको नॉन साइक्लिक में तो इलेक्ट्रॉन डोनर चाहिए होता है, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं? वाटर की स्प्लिटिंग से आते हैं। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में कभी भी वाटर का फोटोलाइसिस नहीं होता, मतलब वाटर की स्प्लिटिंग नहीं होती, इस वजह से ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती। नॉन साइक्लिक में क्या होता है कि वाटर का फोटोलाइसिस होता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन लिबरेट होती है। साइक्लिक में सिर्फ और सिर्फ एटीपी का सिंथेसिस हुआ, अभी मैंने बताया एनएडीपीएच नहीं बनता, लेकिन नॉन साइक्लिक में एनएडीपीएच और एटीपी दोनों सिंथेसाइज होते हैं। साइक्लिक जो होता है वो लो लाइट इंटेंसिटी, एनारोबिक कंडीशन या पुअर CO2 अवेलेबिलिटी के टाइम पे भी हो जाता है, लेकिन नॉन साइक्लिक जो है सिर्फ और सिर्फ इसको ऑप्टिमम कंडीशन में ही ये हो पाएगा, एरोबिक कंडीशन में हो पाएगा जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। साइक्लिक जो होती है फोटोफॉस्फोराइलेशन वो इट डज नॉट टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस एक्सेप्ट इन सर्टेन बैक्टीरिया, लेकिन जो नॉन साइक्लिक होता है वो CO2 फिक्सेशन भी कराता है। साइक्लिक जो होता है मोस्टली स्ट्रोमा लैमेलियाई की मेम्ब्रेन में होता है, और नॉन साइक्लिक जो होता है वो ग्रेना थाइलेकॉइड्स में होता है, ठीक है। तो थाइलेकॉइड्स की मेम्ब्रेन में होता है, और ये साइक्लिक वाला स्ट्रोमा लैमेलियाई की मेम्ब्रेन में होता है पूरा प्रोसेस। होप कि आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा टिपिकल है, एक बार और आप सुन लीजिएगा लेक्चर, नोट्स राइट डाउन कर लीजिएगा, नोट्स आप रीड करेंगे बार बार तो आपको इजीली समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट यही था फोटोफॉस्फोराइलेशन का, इससे इजी तरीके से मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी आपको मिलेगा, क्योंकि मैंने बहुत ही नोट्स बिल्कुल लाइन टू लाइन एकदम जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं वही पिक करी हैं बुक से और यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है।
So hope the lecture was helpful for you. Stay tuned with classes, concepts and notes academy by Ayushi. Thank you.